हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक क्वेश्चन जो कि आपका यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि जून 2024 में प्री का पेपर हुआ है। तो इसका हमने एक रैंडम क्वेश्चन आज की इस वीडियो में उठाया, जो कि अपनी सीरीज ऑलरेडी चलती है। और रैंडम क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं, साथ के साथ उस रैंडम क्वेश्चन में जो भी मेन पॉइंट होगा आपके जनरल अवेयरनेस के अकॉर्डिंग, तो उसको भी हम सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से हम वीडियो को मतलब 20-25 मिनट में उस क्वेश्चन के मेन पॉइंट को लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके बारे में क्या बोल रहा है आज का क्वेश्चन, जो है कि एक रीट है जो कि प्रोहिबिशन है, इश्यू करता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। तो आप देखोगे रीट्स, पहले तो रीट्स देखो, आपने पता होगा कि 5 टाइप के रीट्स होते हैं आपके। जो कौन प्रोवाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इन दोनों के पास इसकी पावर है, इस और किसी के पास पावर नहीं। तो ये जो है, यहाँ पर जो आंसर आएगा, देखो ये क्वेश्चन इतना इजी है ना। आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के आंसर लगा सकते हो कि क्वेश्चन में आपका रिलेशन किससे दिया गया, कोर्ट से रिलेशन दिया गया है। तो ऑप्शन चेक करना, जो जिसमें भी आंसर में कोर्ट आए वो आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी आप देखो, थर्ड ऑप्शन में कोर्ट है, इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में कोर्ट नहीं है, तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। तो आप क्वेश्चन समझिए क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन जैसे कि आपकी फैमिली में मेंबर है, जो आपका बड़ा मेंबर है जिसे हम फादर भी बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि आपको बताता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास वो पावर। ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा, एक तरह का लोअर हो जाएगा। सुप्रीम क्या हो गया? दादाजी हो गए, दादी जी हो गई। हाई कोर्ट को आप मान सकते हो अपने मम्मी पापा, और लोअर कोर्ट को अपने आप में मान लो। ठीक है। तो ये क्या होता है, इनके पास एक पावर होती है जो अपनी नीचे कोर्ट के ऊपर केस, किसी भी केस के ऊपर रोकथाम लगानी होती है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोकना। ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर से भी इनका कोई मतलब नहीं है। पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका भी कोई काम नहीं है अपने पास। कोर्ट आपका होगा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट का क्वेश्चन है तो कोर्ट से लिंक करिए। ये आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी, तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, तो ये भी गलत हो गया। तो वर्डों से हटा दो, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमने आज के मेन पॉइंट जो लिए हैं। रीट्स लिए हैं, क्योंकि 5 टाइप के रीट्स होते हैं, कौन यूज करता है, कैसे यूज करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिया है जो कि अपने क्वेश्चन में था। लोअर कोर्ट जो कि ऑप्शन निकला एक पार्लियामेंट, और यूज करेंगे। ठीक है। वैसे पार्लियामेंट को हम किसी और क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या कवर करवाएंगे। रीट्स, रीट्स के बारे में बोला है कि रीट्स जो होता है कि एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है, किसके द्वारा? हायर कोर्ट के द्वारा इशू कराता है, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट कर सकते हो, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट को, या एक इंडिविजुअल को या एक पर्सन को, अकेले को बता सकते हैं। डायरेक्ट करता है उनको परफॉर्म ऑफ रिफ्रेन फ्रॉम द परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक एक्ट, किसी एक्ट को की परफॉर्मिंग के बारे में बताता है। ठीक है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास है, ये आपका आंसर दे देगा बस। ठीक है। एंड प्राइमरी पर्पस जो है रीट्स का, एनफोर्स करता है फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल। तो जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि पार्ट नंबर 3 में आपका सारे के सारे फंडामेंटल राइट हैं, उसमें एक 32 आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल 12 से 35 आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो 32 आर्टिकल क्या करता है कि इन सभी आर्टिकल्स की सुरक्षा मेन है। ठीक है। राइट। ओके। तो पावर की प्रोविजन की बात कर लेते हैं। तो 32 और 226 यहाँ पर दिया गया। तो 32 आपका सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, और 226 आपका हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग इशू करता है रीट्स को। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के लिए। राइट। और 32 आर्टिकल्स करता है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और 226, जबकि 226 करता है इनवोक फॉर एनी अदर पर्पज एज वेल। तो इसका मतलब क्या, 32 में क्या बोला कि भाई फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट करता है। कि इन्फोर्समेंट मतलब जो भी आपका अधिकार है, 6 टाइप के आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके उनके ऊपर एक तरह का
प्रतिबंध लगाया गया कि आपके साथ ये होना चाहिए, ठीक है। प्रतिबंध क्या कह सकते हो आप, मतलब एक पॉजिटिव बात दी गई है, आप कुछ भी कर सकते हो जो कानून के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन 226 में ये बोला गया है कि जो कानून के अकॉर्डिंग है उसके अलावा भी आप कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। कुछ काम मतलब कि डी डीपीएसपी में जो भी आपके पास कानून है वो उसको भी आप क्या करोगे, करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक फंडामेंटल राइट से रिलेटेड करेगा ये, ठीक है। आगे देखो टाइप ऑफ रिट्स बोला गया, देखो 5 टाइप ऑफ रिट्स हैं, हाबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, इस पे क्वेश्चन पूछा गया आपका, ठीक है। सर्टेरियो और क्यू वारंटो, तो ये 5 टाइप के हैं। इनका मतलब जान लो, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बाकी हम पढ़ेंगे सारा। तो हैबस कॉर्पस, हैबस का मतलब क्या होता है, एक बॉडी से रिलेटेड करता है कि यू शैल हैव ए द बॉडी, कि आप एक बॉडी हो, ठीक है। इश्यू करता है प्रोड्यूस ए पर्सन को जो कि डिटेन्ड है, वेदर इन प्रिजन और प्राइवेट कस्टडी। डिटेन्ड का मतलब क्या है, बंद है, कहाँ का, या तो जेल में या फिर कस्टडी में, ठीक है। कोर्ट इंश्योर करता है पर्सन को रिलीज करने की, ठीक है। मतलब कि कोर्ट तक वो पर्सन आना चाहिए। आपने सुना होगा कई जगह पर कि तो जैसे ही कोई इंसान अरेस्ट होता है, कोई पर्सन अरेस्ट होता है, तो उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में लाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हैबस कॉर्पस नाम की रिट्स चालू हो जाएगी, ठीक है। अगर पर्सन को इट डिटेंशन इज फाउंड टू बी इलीगल, ये देखने के लिए कि वो इलीगल है मतलब उसने कानून तोड़ा है या नहीं तोड़ा। मंडामस का मतलब क्या होता है, वी कमांड, कि हम जो कहेंगे आपने करना पड़ेगा, ठीक है। ए पब्लिक ऑफिशियल, ये एक इशू होता है पब्लिक ऑफिशियल, या फिर एंटाइटी परफॉर्म ए ड्यूटी ऑब्लिक टू परफॉर्म बट दे हैव और रिफ्यूज टू डू सो, कि वो एक कमांड करते हैं एक पब्लिक ऑफिसर पर या फिर किसी ड्यूटी पर जो कि परफॉर्म करता है, कि वो फेल है या उसको रिफ्यूज किया जाए। मतलब जो पर्सन आया है उस पर कमांड की जाती है कि वो, मतलब जो पुलिस वाले ने उसको पकड़ा है उसको फेल या फिर रिफ्यूज करने के लिए बात की गई है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, हायर कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट नोटिस निकालता है लोअर कोर्ट को, क्या, प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स jurisdiction और usurping a jurisdiction with which it is not legally vested, कि बोला कि कोई भी लीगली वेस्टेड नहीं है। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया, आपको सजा सुना दी, ठीक है। तो आपने जो काम किया ही नहीं, तो आप उसको ऊपर सजा क्यों सुनाओगे। तो इसका मतलब क्या होगा, आप फिर हायर कोर्ट जाओगे, स्टेट कोर्ट हो गया या फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे, ठीक है। तो वो क्या करता है, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है, वो क्या करता है, वो आपको जाने की मंजूरी देता है और आपको प्रूफ करना होगा फिर वहां जाके, ठीक है। प्रोहिबिशन इसलिए बोला गया कि लोअर कोर्ट को, मतलब जब तक वो इंसान हाँ नहीं कर दे कि मैंने इलीगल काम किया है, जब तक उसके खिलाफ ज्यादा केस नहीं बना सकता जबरदस्ती, ठीक है। सर्टीरियो का मतलब क्या होता है, सर्टीरियो का मतलब होता है हायर कोर्ट जो है, हायर कोर्ट जो है क्वेश करता है ऑर्डर और डिसीजन को लोअर कोर्ट को, जब कब इट एक्ट विदाउट और इन excess of jurisdiction और fail to follow the prescribed production। तो कई बार क्या होता है कि बाहर आपका क्या होता है, आप ये कह सकते हो बाहर आपको, मतलब कि वकील के थ्रू ही काम हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर सर्टेरियो सर्टियोरी बोला नहीं जा रहा, तो आप दे समझ लेना इसको, ठीक है। तो ये काम आपको कर सकते हैं, ठीक है। वकील भी आपका एज ए कानून बता सकता है, ठीक है। क्यू वारंट, तो क्यू वारंट का मतलब क्या हो, बाय वर्ट अथॉरिटी। अब बोल दिया जाता है इसमें क्या होता है कि किसी पर्सन को क्लेम कर दिया गया है किसी द्वारा, किसी भी अदर पर्सन के द्वारा, तो उसके ऊपर क्लेम क्या होगा, क्या अथॉरिटी है आपने इस पर क्लेम लगाया, ठीक है। तो वो अथॉरिटी भी आपको दिखानी पड़ेगी। तो क्यू वारंटो का मतलब अथॉरिटी, सर्टियोरी का मतलब जो बाहर मतलब विदाउट कोर्ट हो जाएगा,
प्रोहिबिशन का मतलब किसी चीज का रोक लगाना। मंडामस का मतलब वी कमांड, जो हम कमांड करते हैं। हैबस कॉर्पस का मतलब बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल आपको बता चुका हूं मैं क्वेश्चन के अंदर। स्कोप और एक्सटेंट की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट इश्यू करती है रिट्स को पूरी एंटायर कंट्री, जबकि हाई कोर्ट जो इश्यू करता है रिट्स को किसके अंदर, रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन के अंदर, जो कि उसके स्टेट वगैरह हैं। Scope of writs issued by the High Courts is broader than that of the Supreme Court, as they can address issues behind just fundamental rights. हमने फंडामेंटल राइट के लिए क्या होता है, हाई कोर्ट से भी ज्यादा कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है, ठीक है, सारे केसेस को। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। रिट्स कैन एसेंशियल टूल फॉर जुडिशियल रिव्यू, allowing court to supervise the functioning of administration authority, ensuring they do not exceed their power, and protecting citizens' right against any illegal action by the state or other bodies। इसने सीधा सिंपल ये बोला है कि रिट्स क्यों लगाते हैं। रिट्स आप खुद लगा सकते हो, ठीक है। कहाँ, या तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, अपने खुद के बचाव के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक अथॉरिटी, मतलब इसका सिंपल काम ये है कि कोई भी जिसके पास पावर है, गवर्नमेंट पावर है, जैसे पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, फौज हो गई, वो आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकता किसी भी चीज को लेकर। और उस आपकी सुरक्षा भी करनी होगी उसको, किसी भी इलीगल एक्शन बिना किस के, बिना प्रूफ के आपके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो मतलब सारी बात ये है कि भी आपके फंडामेंटल राइट्स के क्या होते हैं, आपकी सेव करता है, आपके बचाता है फंडामेंटल राइट्स को। और फंडामेंटल राइट्स अगर बार बार आए तो आप प्लीज इसको बार पढ़िए एक बार। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पूरे आर्टिकल पढ़िए। वैसे आर्टिकल नंबर 30 तो ऑलरेडी खत्म हो रखा है, तो एक आर्टिकल खत्म हो गया, तो आप 12 से 29 और 31 से 35 आप पढ़ सकते हैं। रेनफोर्स किया गया सिस्टम को चेक और बैलेंस अपॉन द लॉ, मतलब इस चीज को बनाया किसके लिए है, पूरा का पूरा लॉ को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। तो वो था अपने रीट्स, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। लेकिन अब मेन करते हैं सुप्रीम कोर्ट। स्टैब्लिश और स्ट्रक्चर की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश किया गया हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन कंट्री, मतलब कि कंट्री की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। इसे हम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। पहले क्या था, ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जज हैं। मैक्सिमम 33 अदर जज, मतलब एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो ये आपके पास पर्सन आया, तो ये पर्सन कौन है ये आपने खुद पता करना है। इसके अलावा 33 जज इसमें बैठते हैं, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन कौन क्या करता है, अपॉइंट करता है। इनको अपॉइंट कौन करता है, अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टुडे एंड फर्स्ट, ठीक है, ये आप बताना, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में भी हम टॉपिक बना चुके हैं। जज कैन होल्ड ऑफिस एंटिल द एज 65, ये इसकी उम्र है 65 तक ये होल्ड रख सकता है अपनी, ठीक है, ड्यूटी को। जुरिस्डिक्शन की बात करें और पावर की बात करें तो दो टाइप, देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है ओरिजिनल, एपलेट एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो भाई अपलेट क्या होता है, अपलेट वो होता है कि मतलब कोई इंसान अगर हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं बाकी सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़े। ओरिजिनल जजमेंट क्या होगी, मतलब ये जो चीज कहेगा ना वो जस्ट मानी जाएगी आपको, ठीक है, चाहे वो गलत हो चाहे अच्छी। एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू रिसोल्व डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, और बिटवीन टू और मोर स्टेट, मतलब कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स के बीच में या फिर दो से ज्यादा स्टेट के बीच में उसका जुरिडिक्शन करती है। एपलेट में क्या होगा, आपकी सुनवाई करती है किसके अकॉर्डिंग, जजमेंट ऑफ, जो कि हाई कोर्ट का है, किसके रिगार्डिंग, सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, ठीक है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन की बात कर ले, एडवाइजरी में कौन आ जाएगा, आपका राष्ट्रपति आ जाएगा अपने ओपिनियन देने।
और कोई को लॉ के क्वेश्चन और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के बारे में। क्योंकि मान लो कि आपने सुना होगा कि फांसी की सजा जो होती है वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता। तो ये क्यों बोला गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी पावर है। ठीक है, आगे देखते हैं। रिव्यू और इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू करते हैं, विच अलाउ इट टू द इनवैलिडेट लॉ एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट आर कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अलाउ करता है इनवैलिड, मतलब ऐसा लॉ जो आपको जो आपके लिए नहीं, मतलब हाई पावर के लिए होता है। ठीक है, या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब किसी चीज का लागू करना आप पर। ठीक है, मैंने बोला था लागू करना, इसका मतलब क्या होगा कि कुछ भी कह सकता है। अच्छा, इनवैलिड लॉ, इसका मतलब क्या? सही भी बात हो सकती है, गलत भी बात हो सकती है, लेकिन आपका बचाव जरूर होगा। इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। मेंटेन रखता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स सैलरी। टेन्योर का मतलब जितना इनका टाइम है, इनकी जो सैलरी, रिमूव करता है प्रोसीजर इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को भंग करने में इसका प्रोसीजर होता है। इंश्योरिंग करते हैं जज को कैन मेक डिसीजन विदाउट अंडर इन्फ्लुएंस, मतलब कि अब बिना किसी दबाव में ये डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ केसेस हैं जो कि लैंडमार्क जजमेंट और इम्पैक्ट के बारे में बात करें। कुछ केसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चनों में आते हैं जी के। हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केशवनाथ भारती एंड स्टेट ऑफ केरला, जो कि 1973 में ये केस जो बने ना, अमेंडमेंट के लिए बने हैं। जितने भी यहाँ पर केस, आपको 4 केस दिखाई दे रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आते जाते रहते हैं क्वेश्चनों में। केशवनाथ भारती जो है केरला के खिलाफ क्या बोल रहा था? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन क्या होता है? किसी चीज पर दबाव देना। ठीक है, स्टेटिंग दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने बोला था कि जो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो संविधान लागू किया गया है, उसके ऊपर अच्छे से, मतलब कुछ बेसिक चेंज नहीं कर रहे। मतलब कि दबाव, मतलब ये देख लो, उच्च नीच जाति जो होती है, ऊंची जाति नीची जाति पर क्या करते थे? दबाव करते थे। ठीक है, तो इस तरह का दबाव आप समझ सकते हो। मेनका गांधी जो कि यूनियन ऑफ इंडिया, पूरे की पूरी इंडिया पे, 1978 में। इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या है ये आप खुद जानो। वैसे आप जितना खुद अपने बारे में जानकर, मतलब जितनी चीज आप खुद जानोगे ना, उतना अच्छा रहेगा। गारंटी द राइट ऑफ लाइफ, ये लो इन्होंने बता भी दिया, एंड पर्सनल लिबर्टी। तो मेनका गांधी का यहाँ पर इंटरप्रिटेशन किया गया आर्टिकल 21 के तहत कि राइट ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अकॉर्डिंग। क्योंकि मेनका गांधी क्या है? एक फीमेल है, और फीमेल को क्या है, पहले टाइम में सुविधाएं नहीं दी जाती थी। ठीक है, राइट। आज के टाइम महिला के पास सबसे सब, मतलब बराबर की सुविधा दी जा रही है, लेकिन उस टाइम पर नहीं थी, तो उन्होंने ये केस उठाया था। विशाखा वी स्टेट ऑफ राजस्थान, 1997। विशाखा 1997 में क्या उठा लिया? लेट डाउन गाइडलाइंस ऑफ टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। मतलब कि क्या था कि सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता था फीमेल्स के साथ उनकी काम करने की जगह पर। तो इसके बारे में यहाँ पर स्टेट ऑफ राजस्थान के खिलाफ विशाखा ने 1997 में केस डाला था। ठीक है, जो कि आर्टिकल 28 और 29 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नवताज सिंह जौहर एंड यूनियन ऑफ इंडिया, ये लो यूनियन ऑफ इंडिया पे 2018 में फिर केस उठा। तो डीक्रिमिनलाइज कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल एक्ट बिटवीन अडल्ट्स, तो यहाँ पर भी सेम बीमारी। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया के तहत। अब बात कर लेते हैं हायर कोर्ट। हायर कोर्ट में क्या होगा? ये कोर्ट जो होता है 214 से लेकर 231 आर्टिकल को फॉलो करता है। इसी बीच आता है 226 आर्टिकल, जो आपका लिस्ट बनाता है। ठीक है, तो ये चीज आपने पढ़ी होगी अच्छे से। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डील विद हाई कोर्ट इन इंडिया। इंडिया डील करती है हाई कोर्ट के साथ। क्या? ईच स्टेट इन इंडिया हैज इट्स ओन हाई कोर्ट
हर एक स्टेट के पास अपनी हाई कोर्ट होनी चाहिए। ए हाई कोर्ट कैन सर्व मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब एक हाई कोर्ट को एक से ज्यादा भी स्टेट चला सकता है, ठीक है, या फिर यूटी चला सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके चीफ जस्टिस को हाई करता है। और हाई कोर्ट इन कंसल्टेंट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। या तो सीजीआई चलाता है, या फिर इसके मतलब इसके अलावा कौन कौन चला सकता है, सीजीआई चला सकता है। अब यहाँ पर आपकी बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो भी आपका स्टेट है 28 के 28 में से, या फिर 9 यूटीज में से, कौन आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो आप खुद पता करिए। ओके। सेम गवर्नर, आपके स्टेट के गवर्नर्स कौन है, पीएम कौन है। ओके। तो ये भी चला सकते हैं स्टेट में, तो ठीक है, क्योंकि इनके पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। सेम ओरिजिनल, एपेलाइट एंड सुपरवाइजरी और रीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी रीट्स हम पढ़ चुके हैं, ज्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं। हाई कोर्ट अथॉरिटी करता है जो कि केसेस डायरेक्ट सुनते हैं और अपील करते हैं। इंक्लूड केस, जो कि एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि फंडामेंटल राइट्स के रिलेटिव जो केसेस होते हैं वो यूज होते हैं। एपेलाइट का मतलब क्या होता है, वहां पर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है, यहाँ पर लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो जजमेंट, हाई कोर्ट जो अपील सुनता है किसके खिलाफ, जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट, या फिर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। सुपरवाइजरी करता है हाई कोर्ट, ओवरसीज करता है, सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग द ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट विद इन देयर जुरिडिक्शन टू एंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मतलब कि ये एक तरह की सुपरवाइजरी करता है, मतलब देख रेख करता है आपको कि पूरी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट क्या कर रहे हैं, अपना जो लॉ को मेंटेन रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे, ठीक है। रीट्स जो है, हाई कोर्ट का रीट्स लगा सकता है हेबियस कॉर्पस, मैंडामेस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड क्राइटेरियो टू इनहोस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स के लिए, ठीक है। कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। तो हाई कोर्ट को चीफ कंपोज करता है चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस एज सीम नेसेसरी बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जरूरत पर ही लगते हैं, ठीक है। मतलब कि चीफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको सिलेक्ट करता है, या फिर गवर्नर भी सिलेक्ट करता है। मतलब कि इनके जो चीफ जस्टिस होते हैं ना ऑफ हाई कोर्ट, ये कौन 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 सिलेक्ट करवा सकता है। एक तो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करवा सकता है, या फिर सीजीआई करवा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं। और इसको कौन करवा सकता है, गवर्नर ऑफ स्टेट करवा सकता है, ठीक है। तो यही बात आपको बोली गई, सीजीआई, गवर्नर एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, क्योंकि इनके बिहाफ देखो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने बोल दिया अदर जजेस भी सिलेक्ट करवा सकते हैं। मतलब फोर्थ ऑप्शन और बन गया अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। जजेस होल्ड कर सकते हैं अपनी एज ऑफ 62 के अकॉर्डिंग, और ट्रांसफर हो सकते हैं वन हाई कोर्ट टू अनदर बाय प्रेसिडेंट। इसके कहने पर क्या होगा, दूसरी हाई कोर्ट में ही चला जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात कर लेते हैं। इंडिपेंडेंसी जो है मेंटेन रखता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और फिक्स्ड रखता है सर्विस कंडीशन, एंड प्रोटेक्ट करता है आर्बिट्रेरी रिमूवल को। अब यहाँ पर एक पूरा आर्टिकल है जो कि आर्टिकल नंबर 217 बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज में आता रहता है। जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय ऑर्डर टू प्रेसिडेंट पास आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय टू थर्ड मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ऑन ग्राउंड्स टू प्रिवेंट मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सॉरी, बोथ हाउस का मतलब यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा से मतलब है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो जजेज हैं हाई कोर्ट के, उसको रिमूव करा जा सकता, हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके कहने पर, टू थर्ड मेजोरिटी होनी चाहिए दोनों हाउस की।
तो आपने लोकसभा और राज्यसभा की वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ओके। तो वो इसको अच्छा क्यों बनाया गया, क्योंकि यहाँ से रिमूवल ऑफ जजेज होता है हाई कोर्ट का। सैलरी और अलाउंस की बात कर लेते हैं हाई कोर्ट की। चार्ज अपॉन कंसोलिडेशन फंड ऑफ स्टेट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जितने की स्टेट में क्या होती है, वो स्टेट की सैलरी होती है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, ठीक है। राइट। तो बस लोअर कोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो भाई हियरार्ची और स्ट्रक्चर। हियरार्ची मतलब इसका सिलेक्शन पॉइंट क्या क्या होगा। लोअर कोर्ट जो है कंसिस्ट करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को और अदर लोकल कोर्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जो कि आपकी तहसील वगैरह बनाई जाती है, फिर अदर लोकल कोर्ट जो कि ग्राम पंचायत जो भी आप बना सकते हो, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन इंक्लूड होता है, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्लूड होते हैं, सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट कोर्ट भी यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो भाई मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या होता है, जिसे आप ये देखो कि कुछ गांव मिलकर क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बनता है, ठीक है। कुछ गांव मिलकर डिस्ट्रिक्ट बनता है, विलेजेस, ओके, सॉरी तहसील बनती है। और कुछ तहसील बनकर क्या बनता है, डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो इस तरह से कोर्ट भी इनका रेगुलेट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है प्रिंसिपल है सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड दे डील विद बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ये सिविल और क्रिमिनल केसेस पर अपना काम करते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जुरिडिक्शन की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोथ ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिडिक्शन इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर। ये सिर्फ सिविल और क्रिमिनल मैटर में अपनी टांग अड़ा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स पर ही अपनी टांग नहीं अड़ा सकता। अगर आपने अपने फंडामेंटल राइट्स की सिक्योरिटी करनी है तो आपने कहाँ जाना पड़ेगा, सभी क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, या तो हाई कोर्ट पहुंचिए या फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए। ये दोनों आपके फंडामेंटल राइट्स की सिक्योरिटी करते हैं, ये कोई सिक्योरिटी नहीं करेगी। ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करें, कैन हियर केसेस दैट इनिशिएटेड इन दिस कोर्ट व्हाइल। अच्छा, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये केसेस सुनता है किससे, अपने आसपास के जितने भी इनसे नीचे कोर्ट होता है, ओके, उसकी सुनवाई करवाता है यहाँ पर। सॉरी, ये बोलता है कि डायरेक्ट केसेस सुनते हैं, ठीक है। इनका लोअर कोर्ट से कोई मतलब नहीं। ये जो मैंने बात बोली पहले, ये अपीलेट जुरिडिक्शन था, ठीक है, जो कि सुनता है किसकी, अगेंस्ट फ्रॉम लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट, जितने भी आपके बचे हुए हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो कि इंक्लूड करती हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट, मतलब कि वहां के जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, ठीक है, वो सुनता है, हैंडल करता है लेस सेवर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। देयर जुरिडिक्शन इज लिमिटेड by the monetary value of the case in civil matter or severity of crime in criminal matter। तो ये केसेस यहाँ पर चलते हैं। मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है, कि आपकी खुद, मतलब कि आज के टाइम क्या होता है कि फैमिली में झगड़ा हो जाता है और झगड़े होते ही केसेस चालू, तो ये होता है मॉनेटरी, ठीक है। और क्राइम, क्राइम तो आप जानते हो, ठीक है। ये क्या, दोनों एक ही चीज। अच्छा, ऑफिसर की बात कर लेते हैं। प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज डिस्ट्रिक्ट जज, जो कि अपॉइंट करता है गवर्नर, ठीक है, किसके कंसल्टेशन पर, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन पर, स्टेट के, ठीक है। क्रिमिनल मैटर में और डिस्ट्रिक्ट जज एक्ट करता है सेशन जज, ठीक है। बाकी और जजों को कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट जज करता है। सबऑर्डिनेट जुडिशियली ऑफिसर जो होता है चीफ जस्टिस, जुडिशली मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड अदर मैजिस्ट्रेट ऑफ वेरिंग क्लासेस। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग चीजें हैं, ठीक है।
इस हर एक हैंडल करता है अकॉर्डिंग टू सेवरिटी एंड नेचर ऑफ ऑफेंस, जो कि केस को अपने अपने अकॉर्डिंग हैंडल करते हैं। मतलब बहुत अच्छी चीज यहाँ पर आप पढ़ रहे हो। तो आगे देखें, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो लोअर कोर्ट का रिस्पॉन्सिबल क्या है? जज adjudication a wide range of cases एंड इंक्लूड करता है सिविल डिस्प्यूट, फैमिली मैटर, ये लो मैंने बताया था फैमिली मैटर, सिविल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और क्रिमिनल ऑफेंस। मतलब जो आसपास के इलाकों में जो भी केसेस जाते हैं उनको हैंडल करता है, ठीक है। दे इंश्योर द डिलीवरी ऑफ जस्टिस एट द ग्रास रूट लेवल। मतलब कि ग्रास रूट लेवल पर क्या होता है, ये वहीं पर केस को खत्म करने की कोशिश करते हैं। प्ले करता है क्रिटिकल रोल maintaining law and order by dealing with petty offense and ensuring swift justice for minor infraction, which help in reducing the burden on higher court। मतलब कि इनका मेन आपको क्या बोला था, इनका मेन काम क्या है कि जितने केस हो सके उतने जल्दी खत्म करिए, ठीक है। अगर नहीं होता तो कहाँ जाएगा बर्डन, जाएगा किस पर? हाई कोर्ट पर। तो हाई कोर्ट अपने ऊपर बर्डन नहीं चाहती, ठीक है। ओके, तो आगे देखते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो कोर्ट्स के बारे में पता लग गया चुका। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया देखते हैं। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में देखो, बाई कैमरल बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। क्यों है? क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा यहाँ पर है। राज्यसभा को आप काउंसिल ऑफ स्टेट बोल सकते हो और लोकसभा को आप हाउस ऑफ पीपल बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो? हायर हाउस, ऊंचा हाउस, ठीक है। और ये लोअर हाउस। राज्यसभा जो कि अपर हाउस है, सॉरी हायर नहीं अपर हाउस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको 225 मिलेंगी, जो कि जिसमें 12 मेंबर, इसी के अंदर है 12 मेंबर जो कि नॉमिनेट प्रेसिडेंट द्वारा चुनाए जाते हैं। और वो किस में होंगे? किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, अपने फील्ड में अपना क्या हो, हुनर हो। जैसे कि लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, आर्ट हो गया, सोशल सर्विसेज हो गए, ठीक है, राइट। तो रिमेनिंग मेंबर जो है इलेक्टेड बाय स्टेट और टेरिtoriयल लेजिस्लेचर, राइट। लोकसभा में बात करें तो ये आपका लोअर हाउस भी कहलाता है। 552 मेंबर यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। 20 मेंबर क्या है? यूनियन टेरिटरी से आते हैं, ओके। और 2 मेंबर इसमें आपके कौन चुनता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनता है। बाकी इन्होंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिए। 2 मेंबर सिलेक्टेड बाई नॉमिनेट नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट। ये आपकी लोकसभा की बात हो गई, ठीक है। और क्या करता है? मेंबर डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं किसके द्वारा? पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा, इसलिए आपको हाउस ऑफ पीपल बोला गया है, ठीक है। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट की बात कर ले तो ये इस तरह के फंक्शन काम करते हैं। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होगा? प्राइमरी फंक्शन है किसका? पार्लियामेंट का। क्या? लॉ बनाने में। हाउस पार्टिसिपेंट इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, यहाँ पर लॉ मेकिंग प्रोसेस किया जाता है लोकसभा द्वारा। मतलब लोग जो भी बिल आपके देश में आएगा ना, वो बिल यहाँ से ही जाता है लोकसभा। लोकसभा उस पर डिसाइड करेगी किस तरह का बनाना, फिर वो आगे जाके कहीं ना कहीं आगे जाएगा, ठीक है, राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा से उल्टा ही लोकसभा में आएगा, फिर ये बिल पास होगा, ठीक है। मोर पावर इन फाइनेंशियल मैटर, इसकी सबसे ज्यादा पावर किसमें है? फाइनेंशियल मैटर, मतलब कि देश की इकोनॉमिक्स संभालने में, ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे करते हैं? पार्लियामेंट कंट्रोल करती है फाइनेंस की, गवर्नमेंट। दो, द बजट, ग्रांट्स एंड ऑडिट, इन 3 चीजों के अकॉर्डिंग यहाँ पर आता है, ठीक है, फाइनेंस होता है। मनी बिल जो है इंट्रोड्यूस करता है लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस होगा। अब मनी बिल का जो आर्टिकल्स हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिछले कुछ क्वेश्चनों में। तो जरूर अगर वीडियो देखते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो आपने सर्च करिए और अपने अपनी तैयारी को मजबूत करिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी की बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट इंश्योर करती है एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होगा? जो ये कानून बना रही है उसकी उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी, पार्लियामेंट को।
और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन इन ओनली ऑफिस ओनली एज लॉन्ग एज इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, जो ऑफिस में बैठते हैं, वो लोकसभा में कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि पूरा कॉन्फिडेंस मौजी मस्ती करते हो, नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है जो इन्होंने बात की है उस बात पर ये टिकाऊ रहना चाहिए। रिप्रेजेंट की बात करें तो पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। मतलब लोगों के, जैसे कि बेरोजगारी है तो रोजगार पैदा करना, और अलग अलग मतलब लोगों में क्या इंटरेस्ट चल रहा है तो उसके बारे में पता करना, तो ये इनका काम है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसे हम बोलते हैं एमपी, रेज करता है इश्यू, डिबेट्स पॉलिसी एंड एड्रेस पब्लिक गवर्नेंस। मतलब ये कानून के अकॉर्डिंग या फिर जो उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज हैं, ये इश्यू को क्या करवाता है, रेज करवाता है, ठीक है। सेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं तो तीन तरह के सेशन आपको मिल जाएंगे। तो एक तो रेगुलर सेशन, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन भेजता है पार्लियामेंट को तीन सेशन एक साल में करवाने के लिए, जो कि बजट सेशन दिसंबर फरवरी और से मई के अंदर होता है। मॉनसून सेशन जुलाई से सितंबर में होता है। विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर में होता है, ठीक है। तो ये तीन सेशन तो आपको एक रेगुलर सेक्शन सेशन के द्वारा मिलेगा। तो ये तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज है, क्योंकि ये तीनों जो है ना बार बार आपके किसी ना किसी एग्जाम में जीएस में पूछते रहते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस पर आप अच्छे से तैयारी कर लेना। रेगुलर सेशन के जो तीन सेशन है, ओके। स्पेशल सेशन की बात करें, प्रेसिडेंट आज समन भेजता है किसको, पार्लियामेंट को। अर्जेंट सिचुएशन में इमरजेंसी सेशन बुलाता है, ठीक है, ओके। ज्वाइंट सेशन का मतलब क्या होगा, जो दोनों हाउसेज को बुलाता है। यहाँ पर डेडलॉक होता है बिटवीन किसके, दो हाउसेज में। मतलब डेडलॉक का मतलब क्या होता है, आपस में बहसबाजी होती है, ठीक है। एक ज्वाइंट सेशन होना चाहिए बहुत हाउस के अंदर, जो कि प्रेसिडेंट के अनुसार, प्रेसिडेंट के कन्वेंस होने पर ये किया जाता है, ठीक है। मतलब ये साल में ये तीनों होते हैं, और रेगुलर तो होती रहती है, ठीक है। पावर और प्रिविलेज की बात करें, लेजिस्लेटिव पावर जो होते हैं, अथॉरिटी होती है पार्लियामेंट के पास लॉ को बनाने की, लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। मतलब कि लेजिस्लेटिव पावर जो होती है यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बनाती है, जबकि किसी भी सर्कमस्टांसिस में ये क्या करती है, मैटर सुलझाती है किसका, स्टेट लिस्ट का। अगर आपने पढ़ रखा होगा, तीन तरह की लिस्ट होती है, ठीक है, सेवंथ पार्ट में, कि तीन तरह की लिस्ट होती है, स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट। तो स्टेट में अपने स्टेट के कानून हो गए, जैसे पुलिस हो गए। यूनियन में क्या हो गया, सेंटर के कानून हो गया, सेंटर के कानून। और कॉन्करेंट में इन दोनों के मिक्स हो जाएंगे, स्टेट और यूनियन के, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो ये 368 के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लॉ के अंदर, किसी भी आर्टिकल के अंदर। तो ये किस में बात की गई, 368 में बात की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जुडिशियल पावर की बात करें तो पार्लियामेंट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट एंड रिमूव जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती है और जज को भी हटा सकती है, ठीक है। इम्पीच मतलब प्रेसिडेंट की कोई बात नहीं माननी, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि इन्हीं के पास तो अपने रिस्ट की पावर है। जिसके पास पावर होती है उसके खिलाफ ही तो एक्शन होता है कुछ, ऑन ग्राउंड ऑफ प्रोवन मिसकंडक्ट और इनकेपेसिटी। किसके अकॉर्डिंग, जो कि इनका मिसकंडक्ट भी मतलब बिहेवियर जो भी है, इनके अकॉर्डिंग इसको क्या करता है, इनके पास पावर होती है एक तरह की हटाने की। प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स, एमपी जो होते हैं इंजॉय करते हैं प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज टू इंश्योर दे कैन परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट हिंड्रेंस मतलब बिना रोक टोक के। तो एमपी जो होते हैं वो एक तरह का खुश रहते हैं, अपने कानून बनाते हैं, अपनी बात रखते हैं, वो भी किसी बिना रोक टोक के, ठीक ठीक है। दीज इंक्लूड फ्रीडम
और स्पीच ऑफ पार्लियामेंट, इनको स्पीच बोलने की क्षमता, इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट इन सिविल केसेस ड्यूरिंग सेशन, किसी भी सेशन के अकॉर्डिंग इनको अरेस्ट भी होता है तो उनको उनको बुलाते हैं एंड छूट देते हैं किसके द्वारा, जूरी, जब तक कि जूरी सर्विस मतलब समूह ऑफ जजेस, तो जब तक उनकी सर्विस होती है वो क्या करते रहते हैं, छूट देते हैं, ठीक है। कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट देखिए तो तीन तरह की यहाँ पर कमेटी अपने सामने आई है जो कि फेमस है, बात इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बात करें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, जो एक रोल निभाते हैं किसको, लेजिस्लेटिव प्रोसेस को, एग्जामिनिंग बिल, बजटरी एलोकेशन एंड पॉलिसी इम्प्लेशन, जो बिल बनते हैं उसको चेक करते हैं और जो कि बजट होता है उसको देखते हैं किस तरह यूज करना है, और जो उसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाती है। एड हॉक कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है, जीके में बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। एड हॉक कमेटी जो कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, और सिलेक्ट कमेटी कोई भी मतलब सिलेक्टेड यहाँ पर यूज होता है। इनका काम क्या है, टेम्परेरी कमेटी होती है, एड हॉक का मतलब भी टेम्परेरी होता है, ठीक है। कुछ पर्पज होता है, डिस्पेंडेड देयर टास्क इज कंप्लीटेड, अब इस काम को कंप्लीट करने के बाद ये क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, मतलब बंद कर दिया जाता है, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बात करें, दीज कमेटीज सिक्योरिटीज द फंक्शन ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एंड मेक रिकमेंडेशन और इम्प्रूवमेंट। तो कुछ कमेटी क्या होते हैं, मिनिस्टर कि मान लो किसी से कहीं काम आया होगा, ठीक है, उस उनको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया गया, या फिर रिजेक्ट नहीं किया गया तो वो क्या करेंगे, एक बार चेक करने के लिए क्या करेंगे, और इम्प्रूव करते हैं, मतलब चेक करते हैं, ठीक है। जैसे लोकसभा से कोई बिल होकर राज्यसभा जा रहा है तो वो राज्यसभा क्या काम करेगा, उसको इम्प्रूव करने की बात कह रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कमेटीज होते हैं। तो ये था अपने आज के टॉपिक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अच्छा पॉइंट है, पॉलिटिक्स के क्वेश्चन है, और जितने भी पॉइंट्स अपने बने हैं उस पॉइंट्स के आप आर्टिकल वगैरह भी आप कर लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे ना, बार बार पढ़ोगे, उतना ही आपको याद रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।